थे और क्या क्या एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, हमने ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ रखी थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात हम लोग करते हैं, तो अचीवमेंट्स में हम लोग मेन अचीवमेंट से जाने से पहले थोड़ी एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत में किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो लगभग 7th BC के आसपास, 7th BC में जो आज का सीरिया और ईरान वाला जगह है, जिसे उस टाइम बेबीलोन कहते थे, जिसे बेबीलोन कहते थे, और उसके आसपास का एरिया जिसे असेरेनिया कहते थे। तो बेबीलोन में क्या हुआ था कि डेट पाम की खेती, आज भी जानते हैं कि इराक ईरान वाले जगह में ही ज़्यादातर डेट पाम की खेती होती है, खजूर की खेती होती है। तो जब खजूर की बात करते हैं तो खजूर का पौधा होता कैसा है, अगर हम इसके डेट पाम के डाइक्लिनी की बात करें कि अगर डेट पाम कैसा, मोनोसियस है कि डायोसियस है? मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं? पहले मोनोसियस क्या होता है? हम मोनोएसी किसे कहेंगे और डायोएसी किसे कहेंगे? मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल। सुनो, मोनो का क्या है? सिंगल। सिंगल का मतलब कि दोनों जो प्लांट के दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है, जो दोनों सेक्स ऑर्गन है, वो दोनों अगर एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं, दोनों मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोसियस। और मोनोसियस में या तो अब एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं, अगर मान लें ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट अगर एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं, तो हो सकता है एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएं। अगर एक ही इन्फ्लोरेसेंस में, फॉर एग्जांपल जैसे हम मैंगो की बात कर लें, तो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में दोनों पाए जा रहे हैं। या हो सकता है कि एक ही प्लांट में अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस पाए जाए, जैसे मेज के केस में दोनों अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ढंग से, जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ढंग से पढ़ेंगे। फिर डायोसियस का मतलब दो अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों अलग अलग प्लांट पे अगर पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेट पाम, पपाया, हेम्प, एस्पेरेगस और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सब में क्या होता है कि मेल पार्ट अलग प्लांट पे पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट पे पाया जाएगा, उन्हें हम कहते हैं डायोसियस। तो खजूर कैसा है या डेट पाम कैसा है? डायोसियस है, मतलब मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा। तो ये डायोसियस होने से होता क्या है, मतलब उस समय हो क्या रहा था कि दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब मैकेनिज्म पॉलिनेशन का देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन की किसी लिए, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखा जा रहा था कि जो फ्रूटिंग हो रही थी डेट पाम में वो कम हो रही थी, और उन्होंने ऑब्जर्व ये किया था कि अगर किसी तरीके से जब हम मतलब कुछ पॉलन का, मतलब उस समय पॉलन का तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पॉलन की जगह कि कोई मटेरियल एक पौधे से दूसरे पौधे तक अगर ट्रांसफ़र हो रहा था तो फ्रूटिंग बढ़ जा रही थी। तो वो करते क्या थे, उन्हें पॉलन जैसा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो हैंड पॉलिनेशन कराते थे। उस समय फ्रूटिंग ज़्यादा हो उसके लिए वो क्या करते थे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन कराते थे। पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं? पॉलिनेशन का मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो इसको जब वो कराते थे हैंड पॉलिनेशन, फिर उसके बाद जब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट था कहीं ना कहीं पॉलिनेशन मैकेनिज्म का,
उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए कैमरेरियस, उनका नाम था। कैमरेरियस ने 1694 में क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था प्लांट में डिफरेंट सेक्सेस को। क्या डिस्कवर किया था, प्लांट में डिफरेंट सेक्सेस को, मतलब मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। पहले ये लोगों को ये भी नहीं पता था कि प्लांट में भी दो पार्ट अलग अलग हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, कैमरेरियस ने 1694 में क्या डिस्कवर किया कि प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई। इसके बाद फिर इसके बाद क्या था, 1774 में 1717 में 1717 की बात करें तो 1717 में पहली बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए, उनका क्या नाम था, थॉमस फेयरचाइल्ड। थॉमस फेयरचाइल्ड। थॉमस फेयरचाइल्ड ने क्या किया, थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट कराया। पहला आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन किसने क्रिएट कराया, थॉमस फेयरचाइल्ड ने। इन्होंने किया क्या, या कह ले पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड या फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराए। पहला क्या कराया था, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। अब हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किसे कहेंगे, पिछले क्लास में बताया था, बिल्कुल। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसके किसके बीच में इन्होंने कराया था, कार्नेशन या स्वीट विलियम और कार्नेशन के दो स्पीसीज के बीच में। किसके किसके, कार्नेशन के इंटू स्वीट विलियम। कार्नेशन की दो स्पीसीज, दोनों डायंथस की थी। कौन कौन, डायंथस बारबेटस और डायंथस कैरोफिलस। ठीक है, और ये जो क्रॉस का प्रोडक्ट इनका मिला था, इसी को नाम देते हैं, कहीं कहीं कहा जाता है फेयरचाइल्ड म्यूल। ठीक है, हाँ म्यूल, गधा। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड या पहला इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किसने बनाया था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में। 1717 में किसके किसके बीच में क्रॉस कराया था, ये कहीं कहीं उल्टा भी मिलता है, स्वीट विलियम इंटू कार्नेशन, या कहीं कहीं मिलता है कार्नेशन इंटू स्वीट विलियम। ठीक है, तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग और अलग अलग रिसर्च पेपर में भी अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन ये है जनरली कार्नेशन इंटू स्वीट विलियम का क्रॉस। ये कार्नेशन की दो अलग अलग स्पीसीज थी, कौन कौन, डायंथस बारबेटस और डायंथस कैरोफिलस। ठीक है, और इसके क्रॉस को बोलते हैं, जो इनका प्रोडक्ट मिला था उसे बोलते हैं फेयरचाइल्ड म्यूल। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछता है कहीं कहीं। ये समझ में आया, इसमें कहीं ना समझ में आया तो पूछिए।
हो गया। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड या फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कार्नेशन इंटू स्वीट विलियम, डायंथस बारबेटस इंटू डायंथस कैरियोफिलस, और जो प्रोडक्ट है फेयर चाइल्ड म्यूल, या इस क्रॉसेस को ही फेयर चाइल्ड म्यूल बोलते हैं। हो गया। कहीं कहीं ये पूछता है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किसने बनाया था, या किसके किसके बीच में था क्रॉसिंग, ये भी पूछ लेता है। हो गया। देखिए इसके बाद क्या था, 1800 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए एंड्रू नाइट। इनका नाम आपने पढ़ा होगा पोमोलॉजी में, एंड्रू नाइट, ठीक, फादर ऑफ पोमोलॉजी भी शायद इन्हें कहते हैं। इन्होंने किया क्या था, ढेर सारे, या कहते हैं कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड क्रिएट किए थे किसमें, फ्रूट क्रॉप में। इन्होंने ढेर सारा क्रॉसेस, अलग अलग क्रॉसेस, डिफरेंट क्रॉसेस बनाए थे किसमें, फ्रूट क्रॉसेस, मतलब फ्रूट क्रॉप्स में। ठीक है, एंड्रू नाइट ने क्या किया, ढेर सारा आर्टिफिशियल हाइब्रिड क्रिएट किया था किसमें, फ्रूट्स क्रॉप में। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स क्रॉप में इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन करा करा के अलग अलग वैरायटियाँ रिलीज़ की थी, अलग अलग डिफरेंट क्रॉसेस बनाए थे केवल। फिर उसके बाद बात करते हैं, लगभग 1894 में फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड क्रिएट किया गया था। फर्स्ट आर्टिफिशियल या फर्स्ट मैनमेड सीरियल कह लो, कौन सा, ठीक है, ट्रिटिकल। ट्रिटिकल तो बाद में नाम दिया गया था, उसका नाम पहले कुछ और था, बस वो क्रॉसिंग किए थे। किसने किया था, किसने डेवलप किया था, रिम्पू ने। और ये ट्रिटिकल क्रॉस किसके किसके बीच का था, वीट एंड ड्राई, ट्रिटिका मेस्टिवम और ट्रिटिका मेस्टिवम और राई का बॉटनिकल नेम कौन था, राई का सीकल सीरियल। किसके किसके बीच में क्रॉस था, ट्रिटिका मेस्टिवम और सीकल सीरियल के बीच में। ये याद रखना ट्रिटिकल किसके किसके बीच का क्रॉस है और किसने डेवलप किया था। हो गया।
उसके बाद 1927 में फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस या फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड बना था। हाँ, फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड किसने क्रिएट किया था? कार्पेचेंको ने क्रिएट किया था। किसके किसके बीच में? रेफिनो ब्रेसिका किसके किसके बीच का क्रॉस था? कैबिस, रेफिनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलरेशिया। हो गया ये? रेफिनो ब्रेसिका ये किसके किसके बीच का क्रॉस है? रेफिनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलरेशिया। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पहली बार क्रिएट तो किया गया था, किसी ने कोशिश तो की थी। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? पुरानी गलतियों से ही तो सीखोगे। जो ऐसे तुम लोग कर चुके हो, जो पुरानी गलतियां, अब उसी को सुधारोगे तो जो अतीत की बातें उसी से तो सीख के सुधारोगे। ठीक है, हो गया? फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड किसने क्रिएट किया था? फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड, सारे डिफरेंट क्रॉसेस जो हैं यही लिखवा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये एक ही जगह आपका रहेगा। फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड कार्लसन ने किया था। कार्लसन एट ऑल, कार्लसन और उनके साथियों ने 1970 में। सोमैटिक हाइब्रिड किसे कहेंगे? सोमैटिक हाइब्रिड बता चुके हैं, सोमैटिक हाइब्रिड किसे कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बताए थे। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? सेल विदाउट सेल वॉल। तो वही सोमैटिक हाइब्रिड क्रिएट जो करते हैं टिश्यू कल्चर से, या जो लैब इन विट्रो कंडीशन में दो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को ही हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। तो ये सबसे पहले क्रिएट किसने किया था? कार्लसन एट ऑल ने 1970 में। किसके किसके बीच में क्रॉस कराया था ये? निकोटियाना की दो अलग अलग स्पीसीज ली थी, निकोटियाना ग्लूका, निकोटियाना ग्लौका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी। ठीक है,
निकोटियाना की दो अलग अलग स्पीसीज थी, निकोटियाना ग्लाउका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फ। इन दोनों के बीच में पहली बार क्या कराया गया था, इन्हीं के क्रॉसेस से सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप किया गया था। ये हो गया। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की कहीं ना कहीं कि किस तरीके से डिफरेंट क्रॉसेस बने थे या आर्टिफिशियल हाइब्रिड कैसे कैसे क्रिएट हुए थे या कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ था क्रॉसेस का। अब मेजर अचीवमेंट्स इन क्रॉप की बात हम करते हैं कि क्रॉप में क्या क्या अचीवमेंट्स थे। ये हो गया ना। अचीवमेंट्स इन डिफरेंट क्रॉप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले ड्वार्फिंग जीन की बात करेंगे, किस तरीके से क्रॉप में ड्वार्फनेस। तो राइस और वीट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सेमी ड्वार्फ वीट और राइस वेराइटीज़ की, किस तरीके से डेवलप की गई थी। और उसमें भी हम पहले बात करेंगे वीट की कि सेमी ड्वार्फ वीट कैसे डेवलप किए गए थे। तो सेमी ड्वार्फ वीट की अगर बात करें तो पहले जो जनरली वीट की खेती होती थी या वीट का कल्टीवेशन होता था, तो जनरल वीट के प्लांट की हाइट कितनी होती थी, लगभग 150 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर, लगभग 5 से 6 फीट तक के, ठीक है, 5 से 6 फीट तक के प्लांट उनके वेरी करते थे जो वीट की वेराइटीज थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ड्वार्फिंग जीन खोजा और ड्वार्फिंग जीन की मदद से जब ड्वार्फिंग जीन को ट्रांसफ़र करके, और आज जो जनरली वीट की वैरायटीज़ हैं उनकी जनरल हाइट कितनी है, उनकी जनरल हाइट लगभग कितनी है, लगभग 2 से 3 फीट, लगभग 60 सेंटीमीटर टू 80-90 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। तो ये सेमी ड्वार्फ वीट आखिर डेवलप कैसे हुआ था, कैसे बनाया गया था, तो इसके लिए एक ड्वार्फनेस का वैरायटी पहले खोजा गया। अगर हम जब कोई जीन ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए पहले हमें सोर्स चाहिए होगा। तो सोर्स के तौर पे कौन यूज हुआ था, एक वैरायटी यूज हुई थी जिसे कहते हैं नॉरिन 10। वैरायटी कौन सी थी, नॉरिन 10। लोग सोचते हैं ये जीन है, ड्वार्फिंग का जीन, ये जीन नहीं है, ये वैरायटी थी नॉरिन 10। अगर इस नॉरिन 10 के डेवलपमेंट की बात करें, आखिर ये नॉरिन 10 भी तो कहीं से आया होगा, तो ये नॉरिन 10 भी डेवलप किया गया था जापान में, ठीक है। ये नॉरिन 10 के डेवलपमेंट की थोड़ी कहानी सुन लो कैसे ये डेवलप हुई थी। एक रिसर्च पेपर है न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट करके, न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट 1935 में ये पेपर पब्लिश हुआ था। इस पेपर में, पेपर का नाम ऐसे कहीं पूछेगा नहीं लेकिन जान लो, न्यू वैरायटी ऑफ वीट। ये जो न्यू वैरायटी ऑफ वीट 1935 का पेपर है, इसके अनुसार ये नॉरिन 10 डेवलप कैसे हुआ था। तो ये डेवलप किया था एक जापानीज मतलब साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इनाजुका, जी इनाजुका, ठीक है। ये जो इनाजुका थे, इन्होंने सबसे पहले नॉरिन 10 को डेवलप किया था। ये नॉरिन 10 को डेवलप कैसे किया था, जापान में एक जगह है कोन्सू, कोन्सू नामक जगह पे जापान एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मतलब रिसर्च फॉर्म था, वहीं पे ये एक ब्रीडिंग प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे। वहीं पे इन्होंने 2 वैरायटी ली थी, एक था कौन सा, टर्की रेड, एक वैरायटी थी टर्की रेड, और इसका क्रॉस इन्होंने कराया था किससे, फाल्ज दरूमा से। टर्की रेड और फाल्ज दरूमा, इनाजुका ने किया क्या, एक वैरायटी ली टर्की रेड और उसका क्रॉस कराया किससे, फाल्ज दरूमा से। ये माना जाता है कि ये फाल्ज दरूमा जो है ये भी एक क्रॉस वैरायटी थी एक अमेरिकन वैरायटी की
और एक जैपनीज वैरायटी की। ये जो फाल दरूमा थी ये किसका किसका क्रॉस था, एक अमेरिकन और एक जैपनीज वैरायटी का क्रॉस था। ये टर्की रेड को जब फाल दरूमा से ये क्रॉस करा रहे थे तो ये टर्की रेड की जनरल हाइट थी लगभग 145 सेंटीमीटर। जो टर्की रेड था उसका एवरेज हाइट था 145 सेंटीमीटर और फाल दरूमा की हाइट थी 127 सेंटीमीटर। इसकी एवरेज हाइट 127 सेंटीमीटर, इसकी एवरेज हाइट 145 सेंटीमीटर। जब इन दोनों के क्रॉस कराए गए और क्रॉसिंग के बाद जो आगे की जनरेशन फर्दर आई तो उसमें सेग्रीगेटिंग जनरेशन को इन्हें देखना था। जब ये इसके बाद F1 इसकी आई और F1 के सेग्रीगेटिंग जनरेशन के बाद जब सारे सेल्फिंग करा के आगे के जनरेशन देखेगा तो F4 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा, F4 जनरेशन में इन्हें कुछ अजीब सा रिजल्ट देखने को मिला। अजीब का मतलब कि कुछ ऐसी वैरायटियाँ मिली, सेग्रीगेटिंग लाइन कुछ ऐसी मिली जिनमें जो कि 60 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक के बीच में वेरी कर रही थी, जिनका हाइट 60 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर हाइट तक के बीच में वेरी कर रही थी। तो इन्होंने किया क्या कि ये जो वैरायटीज़ थी जिनकी हाइट 60 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर रही थी, इसका इन्होंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करके जो लोकल वहाँ के रिसर्च सेंटर थे वहाँ पे भेज दिया फर्दर आगे इसको प्रोसीड करने के लिए। तो जब वहाँ पे उन्होंने किया तो पाया क्या कि इस वैरायटी के लिए या ये जो हाइट अचानक से देख रहे हो 145 सेंटीमीटर 127 सेंटीमीटर के पेरेंट थे, लेकिन जो इनकी प्रोजनीज थी उनकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर, लगभग इनके आधे से भी आधा, मतलब आधे से भी कम। तो फिर जब इसमें सिलेक्शन किया गया था तो और सिलेक्शन करके क्या किया गया कि 3 अलग अलग और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल देखा गया तो इसके ये हाइट जो इतनी कम हाइट थी इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल थी, लिंक्ड जीन थी। वो लिंक्ड जीन कौन सी थी, RH8 एंड PPD1। ठीक है, एक लिंक्ड जीन थी रिस्पॉन्सिबल इस हाइट के लिए, RH8 एंड PPD1। ये जो हाइट इस हाइट की थी इन्होंने 3 अलग अलग ग्रुप में इस पूरे वैरायटी को या इनकी जो सेग्रीगेटिंग लाइंस थी उनको 3 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा इनके हाइट के आधार पे। एक 60 सेंटीमीटर वाले, दूसरे 93 सेंटीमीटर के और तीसरे 110 सेंटीमीटर के। ठीक है, इनमें आगे फर्दर इसके प्रोजनीज को प्रोसीड किया गया, आगे बढ़ाया गया सेल्फिंग करा के और 3 अलग अलग वैरायटियाँ, 3 अलग अलग हाइट के वैरायटी निकाली गई। जो 60 सेंटीमीटर वाले थे उनको क्या नाम दिया गया, नॉरिन 10। जो 60 सेंटीमीटर वाले थे उनको क्या नाम दिया गया, नॉरिन 10। और फिर जो 93 वाले थे उसे दिया गया नॉरिन 61। उसे क्या नाम दिया गया, नॉरिन 61, केवल N61 हम लिख दे रहे हैं। ठीक, और 110 सेंटीमीटर वाले को क्या नाम दिया गया, नॉरिन 14। ठीक है, 3 अलग अलग हाइट के इन्हें प्रोजनीज मिली। एक 60 सेंटीमीटर तक के हाइट, उनकी हाइट कितनी थी एवरेज 60 सेंटीमीटर, दूसरे 93 वाले और तीसरे 110 सेंटीमीटर वाले। जो 60 सेंटीमीटर वाली वैरायटी थी उन्हें नाम दिया गया नॉरिन 10 और जो 93 वाले एवरेज हाइट के थे उन्हें नॉरिन 61 और जो 110 सेंटीमीटर वाले थे वो नॉरिन 14। ठीक है, कुछ नाम था इनका आगे का।
हो गया। तो नॉरिन 10 किस तरीके से नॉरिन 10 का डेवलपमेंट हुआ था पता चला। नॉरिन 10 किसके किसके बीच का क्रॉस था, टर्की रेड और फॉल दरूमा के बीच का क्रॉस। बाद में इसी नॉरिन 10 का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था उसके बाद लगभग 1945 के आसपास अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट आए जापान, और जापान में उन्होंने वहाँ से अलग अलग डिफरेंट वहाँ से उन्होंने क्या किया, अलग अलग वैरायटीज़ को सेलेक्ट करके ले गए थे, जिसमें एक वैरायटी नॉरिन 10 भी लेके गए थे। तो कहीं मतलब ये सारी जो डॉर्फिंग जीन के सोर्स थे वो कलेक्ट करके अमेरिका ले गए, और अमेरिका में फिर बाद में वहाँ से सिमिट जो है मैक्सिको में, सिमिट कहाँ है, मैक्सिको में। तो सिमिट में एक साइंटिस्ट थे एनी बॉरलॉग, नाम सुने हो, ठीक। तो एनी बॉरलॉग ने क्या किया, फिर वहीं से अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ को रिलीज़ किया था इसी डॉर्फिंग जीन को यूज करके। और मेनली डॉर्फिंग जीन अब जो हैं कौन कौन से डॉर्फिंग, ये हो गया ना, RH-T1 है और RH-T2। मेनली डॉर्फिंग जीन का सोर्स कौन से जीन है, अब जीन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, RH-T1 और RH-T2, बाद में ये खोजे गए, ये डॉर्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और ये नॉरिन 10 जो था, नॉरिन 10 के साथ एक अच्छी बात क्या थी कि नॉरिन 10 कोल्ड रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और क्या था इसके साथ, स्नो रेजिस्टेंस, तीनों था इसके साथ। मतलब ये नॉरिन 10 जो वैरायटी डेवलप की गई थी ये डिजीज रेजिस्टेंस, स्नो रेजिस्टेंस और कोल्ड या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी था। ये हो गया। RH8 एंड PPD1 वो लिंक्ड जीन था, ये बाद में डॉर्फिंग के ये भी खोजे गए नॉरिन 10 में ही। हाँ पूछा यही जाता है, आपको RH-T1 और RH-T2 ही जल्दी मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि डॉर्फिंग वैरायटी कौन सी है या डॉर्फिंग का सोर्स कौन सा वीट में है, तो नॉरिन 10, और जीन अगर पूछेगा कौन से हैं तो RH-T1 और RH-T2। क्लियर है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉरिन 10 क्या है, नॉरिन 10 जीन नहीं है, नॉरिन 10 वैरायटी है। ये हो गया। बाद में इसी का नॉरिन 10 वैरायटी का यूज करके एनी बॉरलॉग ने अलग अलग वैरायटी डेवलप की थी। कौन कौन, कुछ वैरायटीज के नाम लिख लो, लिखना चाहो तो, जैसे लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, लिखा जाता है रोहो, पढ़ा जाता है रोजो, ठीक। लर्मा रोजो, सुनरा 64, सुनरा 64, मायो 64, मायो 64, कुछ एस सीरीज की भी वैरायटियाँ थी, एस सीरीज की S227, S227, S308, S308, 307, 308, 307, 381, 381। तो बॉरलॉग ने क्या किया, किसी डॉर्फिंग जीन का यूज करके, नॉरिन 10 का यूज करके अलग डिफरेंट कई ढेर सारी सेमी डॉर्फ वीट वैरायटी डेवलप की, जैसे लर्मा रोजो, सुनरा 64, मायो 64, S227, S308, S307, S381, ठीक है। ये सब
सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ थी वीट की। बाद में इंडिया में इन्हीं का इंट्रोडक्शन करा के, इंट्रोडक्शन से फिर कुछ डायरेक्ट इंट्रोड्यूस, प्राइमरी इंट्रोडक्शन से कुछ वैरायटी रिलीज़ की गई और कुछ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से रिलीज की गई थी, जैसे कल्याण सोना और छोटी लरमा, सरबती सोनरा, ठीक है, सोनरा 64 तो मान लो इसी से आई थी, सरबती सोनरा। तो इन्हीं से इंडिया में बाद में कई वैरायटियाँ इंट्रोड्यूस की गई प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से। क्लियर है? तो ये थी ड्वार्फिंग, मतलब वीट में किस तरीके से डेवलप किया गया था। अब उसके बाद राइस की बात करते हैं। वीट का समझ में आया? राइस में किस तरीके से ड्वार्फिंग जीन ट्रांसफर किए गए या डेवलप किए गए ड्वार्फ वैरायटी। तो राइस में यहाँ भी अब अगर हमें ड्वार्फनेस चाहिए तो हमें कोई एक वैरायटी चाहिए जो कैसी हो, ड्वार्फ वैरायटी। तो ड्वार्फ वैरायटी के लिए एक वैरायटी थी जापानीज वैरायटी, जापानीज वैरायटी कौन सी? डीजी ऊजिन। ये डीजी ऊजिन क्या है? एक वैरायटी थी, जापानीज वैरायटी। इसके अंदर एक ड्वार्फनेस का जीन पाया जाता है HD1। जीन कौन सा है? HD1। इसी HD1 जीन को या इसी डीजीयू जीन वैरायटीज की मदद से अलग अलग वैरायटीज भी डेवलप की गई थी ईरी फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में। तो यहाँ पे क्या किया गया था, ये डीजीयू जीन की मदद से अलग अलग वैरायटीज़, मतलब मेनली पहले दो वैरायटी डेवलप की गई थी। कौन कौन? एक TN1 या ताइचुंग नेटिव 1 जिसे कहते हैं, ताइचुंग नेटिव 1, और दूसरी वैरायटी कौन सी थी? IR8। IR8 राइस में ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल वैरायटीज कौन सी है? डीजीयू जीन। जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? HD1। और ये डीजीयू जीन कैसी थी? जापानीज वैरायटी थी, मतलब राइस की जापानीज वैरायटी थी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी थी। और फिर इससे दो सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी रिलीज की गई, एक TN1 ताइचुंग नेटिव 1 और दूसरी IR8। इंडिया में इनका इंट्रोडक्शन जब कराया गया था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में इनका इंट्रोडक्शन कराया गया। और साथ ही साथ यहाँ वीट में भी जो सारी वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी, उनके साथ एक अच्छी बात क्या थी कि वो फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव थे। अगर हमें जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें एक तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ने मदद की थी, आखिर ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया था इंडिया में? एक तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की मदद से। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कैसे बनी थी? जो लॉजिंग रेजिस्टेंस की पहले दिक्कत होती थी, पहले जो पौधे लंबे हाइट के होते थे वो गिर जाते थे हवा चलने से या पानी की वजह से, तो वो हमने ड्वार्फिंग वैरायटीज़ डेवलप की। और साथ ही साथ ये वैरायटीज़ पहले फर्टिलाइज़र के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, तो हमने वैरायटीज़ जो ये डेवलप हुई, ये सारी वैरायटियाँ कैसी थी? फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव थी, फर्टिलाइज़र के प्रति रिस्पॉन्स करती थी। फिर ये IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 को भी डायरेक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में। बाद में क्या हुआ कि ये IR8 जो थी ये BLB के प्रति ससेप्टेबल हो गई थी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है बीमारी, उसके प्रति ये क्या हो गई? ससेप्टेबल हो गई। फिर हमने क्या किया, इसी की मदद से अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ इंडिया में डेवलप की थी, जैसे जया,
ये IR8 को क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड। IR8 क्या है? मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया की मिरेकल राइस कौन सी? जया। जया किसके किसके बीच की क्रॉस थी? जया किसके किसके बीच का क्रॉस था? ताइचुंग नेटिव 1 और किसके बीच का क्रॉस था? ताइचुंग नेटिव 1 और टाइप 141 T141 141। जया किसके किसके बीच का क्रॉस था? TN1 और T141 के बीच का क्रॉस। ठीक है। एक दूसरी वैरायटी थी पद्मा। पद्मा किसका किसका क्रॉस थी? इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसका उल्टा क्रॉस करा दो, T141 और TN1। पद्मा किसका किसका क्रॉस था? T141 और TN1। हमेशा क्रॉस में पहले क्या लिखा जाता है? कौन सा पेरेंट? फीमेल पेरेंट, और बाद में मेल पेरेंट। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो ये पूरा का पूरा क्रॉस चेंज हो जाएगा। ये IR8 किसका किसका क्रॉस था? ये भी जानना चाहो तो ये था DG यूजीन और पेटा के बीच। IR8 किसके किसके बीच का क्रॉस था? DG यूजीन और पेटा। इतनी बातें समझ में आई? ये हो गया। पहले पूछेगा ड्वार्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वैरायटी कौन सी है। राइस में ड्वार्फनेस के लिए ड्वार्फनेस की रिस्पॉन्सिबल वैरायटी कौन सी है, या ड्वार्फिंग का सोर्स कौन सा है? DG यूजीन। फिर जीन अगर पूछ सकता है कि जीन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? SD1। IR8 किसके किसके बीच का क्रॉस है? DG यूजीन और पेटा के बीच का। फिर या तो ये DG यूजीन जो है ये कैसी वैरायटी है? जैपनीज वैरायटी है। फिर जया किसके किसके बीच का क्रॉस है? TN1 और T141 का। या पद्मा किसका किसका क्रॉस है? ठीक है। तो इसी तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया। तो ये हो गई ड्वार्फिंग के लिए किस तरीके से हमने ड्वार्फनेस की वैरायटी को डेवलप किया था राइस में और वीट में। उसके बाद आते हैं, ये हो गया ना नोबलाइजेशन। अब शुगर केन में क्या क्या अचीवमेंट्स हमने किए हैं प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, शुगर केन में क्या क्या अचीव किया है, या शुगर केन को किस तरीके से डेवलप किया, तो उसको बोलते हैं नोबलाइजेशन ऑफ केन। नोबलाइजेशन ऑफ केन। नोबलाइजेशन ऑफ केन में क्या होता है? नोबलाइजेशन में अगर हम बात करें पहले जनरली शुगर केन की, तो शुगर केन की कुछ कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं और कुछ वाइल्ड वैरायटीज। अगर हम कल्टीवेटेड वैरायटीज की बात करें तो कल्टीवेटेड वैरायटी में शुगर केन की सैकरम ऑफिसिनेरम पहला, सैकरम ऑफिसिनेरम को ही ट्रॉपिकल केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्रॉपिकल केन। ट्रॉपिकल केन। सैकरम ऑफिसिनेरम का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है?
80 होता है, ठीक है। सैकरम ऑफिसिनेरम क्या है, ये ट्रॉपिक्स जो ट्रॉपिकल एरिया है उनके लिए सूटेबल था। इसके साथ क्या था कि अगर इसकी बात की जाए तो ये थिक होता था, मतलब इसके स्टेम जो होते थे थिक या स्टाउट स्टेम कह लें। इनमें शुगर जो होता है हाई शुगर कंटेंट पाया जाता है। हाई शुगर कंटेंट और हाई यील्डिंग वेराइटीज थी ये, मतलब ये इनकी यील्ड अगर बात की जाए इंडियन केन से तो ज़्यादा होती है, हाई यील्डिंग ये होती है। ठीक है, सैकरम ऑफिसिनेरम कल्टीवेटेड है, कैसा ट्रॉपिकल केन है। क्रोमोजोम नंबर कितना 80। ये कैसा, इसका अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो जनरली जो सैकरम ऑफिसिनेरम थे वो थिक या उनके स्टेम कैसे होते हैं, मोटे तने पाए जाते हैं, हाई यील्डिंग और हाई शुगर कंटेंट। फिर दूसरा अगर हम बात कर लें सैकरम बारबेरी की, सैकरम बारबेरी या जिसे हम इंडियन केन कहते हैं, सैकरम बारबेरी या जिसे हम इंडियन केन कहते हैं, इसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, ये वैरी करता है कितने से कितने, 110 से 120, 110 से 120 के बीच में वैरी करता है ये जो इंडियन केन है, इसमें क्रोमोजोम के नंबर। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली जाए तो ये कैसा है, लो यील्ड है, लो यील्ड वैरायटी है, साथ में लो शुगर कंटेंट, लो शुगर कंटेंट, और इसके स्टेम कैसे होते हैं, हार्डी नेचर के होते हैं। क्लियर है। तीसरा कल्टीवेटेड केन कौन सा है, सैकरम साइनेंसिस, या जिसे हम चाइनीज केन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 80 to 124, अस्सी से 124 के बीच में वेरी करती है। ये तो बात हो गई कल्टीवेटेड केन की। कौन कौन तीन अलग अलग इसकी स्पीसीज कल्टीवेटेड हैं, सैकरम ऑफिसिनेरम जिसे हम ट्रॉपिकल केन बोलते हैं, ये जनरली ट्रॉपिक्स एरिया के लिए ये वैरायटी थी तो अच्छी। और साथ में यहाँ जब हम इंडियन केन की बात करें तो इंडियन केन के साथ क्या दिक्कत है, एक तो इसकी यील्ड कम है, दूसरा ये लो शुगर कंटेंट, और तीसरा इसके स्टेम कैसे हार्डी नेचर के हैं। तो हम सैकरम ऑफिसिनेरम जो थे ये जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए ये सूटेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जनरली लो टेम्परेचर पाया जाता है। तो लो टेम्परेचर होने के कारण ये जो ट्रॉपिकल केन थे ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, या अपने आप को एडाप्टिव नहीं कर पा, मतलब एडाप्टेबल नहीं थे इस मतलब नॉर्थ इंडिया कंडीशन के लिए। फिर इसके कुछ वाइल्ड स्पीसीज की अगर हम बात कर लें तो वाइल्ड स्पीसीज में पहला सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम स्पॉन्टेनियम की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम कितना, क्रोमोजोम नंबर कितना पाया जाता है, 40 to 120। सैकरम स्पॉन्टेनियम क्या कहते हैं इसे, कांस जिसे कहते हो, कांस या मूज। ठीक, ये जो वैरायटी थी सैकरम स्पॉन्टेनियम ये कैसी थी, ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस, मतलब वैरायटी का ये जंगली जाति है किसके,
गन्ने की ये जंगली जाति है, ये कैसी स्ट्रेस रेजिस्टेंस होती है, और स्ट्रेस रेजिस्टेंस में भी दोनों बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। दूसरी सैकरम रोबस्टम, सैकरम रोबस्टम, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाता है? 60 to 200, 60 to 200। और लेकिन ये कैसे, ये ससेप्टेबल नेचर के होते हैं। देखो दिक्कत क्या आती है कि लोग सोचते हैं नोबेलाइजेशन की जब बात करते हैं तो नोबेलाइजेशन में ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्रॉसेस किसके किसके बीच में कराए गए थे। मैक्सिमम से आप पूछेंगे तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन में किसके किसके बीच का नोबेलाइजेशन मतलब क्रॉस करके नोबल केन बनाया गया था। तो पहले ये सब सारी स्पीसीज अगर आप जानते रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि नोबेलाइजेशन में किसके किसके बीच का क्रॉस है या किसके किसके बीच का नोबेलाइजेशन है। ये हो गया। देखिए था क्या कि अपने इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में कौन सी स्पीसीज हम लोग उगाते थे? सैकरम बारबेरी। सैकरम बारबेरी के साथ क्या दिक्कत थी कि सैकरम बारबेरी कैसा है? लो यील्ड है, लो शुगर कंटेंट है और हार्ड स्टेम इसके पाए जाते हैं। सैकरम ऑफिसिनेरम है तो अच्छा सब कुछ, लेकिन दिक्कत क्या है इसके साथ कि ये ट्रॉपिकल एरिया के लिए सूटेबल है और नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जनरली कम होते हैं। तो हुआ क्या, 1912 में लगभग 1900 के आसपास से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो परेशान थे कि किसी तरीके से जो इंडियन केन है इनके ईल्ड को बढ़ाया जाए। तो इंडियन केन को ईल्ड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1912 में एसबीआई को शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया था, या शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट खोला। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर में एसबीआई का गठन किया 1912 में, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट को अपॉइंट किया, सीए बार्बर। साइंटिस्ट कौन थे? सीए बार्बर। और इनके एक असिस्टेंट इनको दिए गए, उनका नाम था टीएस वेंकट रमन। उनके असिस्टेंट कौन हुए? टीएस वेंकट रमन। और साइंटिस्ट अपॉइंट किए गए सीए बार्बर। और इनसे कहा गया कि किसी तरीके से ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जो कि नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए, या मतलब सैकरम ऑफिसिनेरम जो है वो नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए भी सूटेबल हो जाए। तो इन्होंने किया क्या, सीए बार्बर और टीएस वेंकट रमन अभी मतलब क्रॉसिंग प्रोग्राम अपना चला ही रहे थे अलग अलग डेवलप करने के लिए शुगर केन को। उसी टाइम क्या हुआ, ये जो सैकरम ऑफिसिनेरम था, सैकरम ऑफिसिनेरम लगभग 1914 के आसपास देखा गया कि इसमें एक बीमारी मोज़ैक, ठीक, शुगर केन का जो मोज़ैक था इसका काफ़ी तेज़ी से अटैक हुआ, या इसकी वजह से मतलब अटैक की वजह से मोज़ैक की ईल्ड में काफ़ी तेज़ी से इसकी कमी आने लगी। तो ईल्ड में कमी आ रही थी और इसको दूर करने के लिए अलग अलग क्रॉसिंग प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चलाए जा रहे थे। तो ये देखा गया कि जो सैकरम स्पॉन्टेनियम है उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जो शुगर केन मोज़ैक ट्रांसफ़र कैसे होगा, है वायरल बीमारी, तो वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए कोई कोई ट्रांसमीटर वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेक्टर कौन था? एफिस मेडिस। ठीक, एफिस मेडिस जो था वेक्टर कौन था? ये ट्रांसफर कर रहा था शुगर केन मोज़ैक को। तो ये देखा गया कि जो सैकरम स्पॉन्टेनियम है ये इसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो
टीएस वेंकट रमन ने क्या किया, एक क्रॉस डेवलप किया था सैकरम स्पॉन्टेनियम और सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम स्पॉन्टेनियम के बीच में। शुगर केन मोज़ेक क्या किया, सैकरम स्पॉन्टेनियम और जो इसकी F1 मिले ये देखा फिर किया क्या, F1 का उन्होंने बैक इससे सैकरम ऑफिस 3-4 बैक क्रॉस हम किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स और विथ आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स हम उसे कहते हैं क्रॉस। उन्होंने में कैसी वैरायटी चाहिए थी, सैकरम ऑफिसिनेरम के जैसा, बस उसमें क्या हो, रजिस्टर किसका हो, सैकरम स्पॉन्टेनियम। ये ट्रांसफर करके क्या किया, F1 बैकक्रॉस कराया किससे, सैकरम ऑफिसिनेरम से। लगभग 4 से 5 बैकक्रॉस कराने के बाद तो वैरायटी डेवलप की गई। वो वैरायटी कौन सी थी, एक वैरायटी डेवलप की CO 205 और CO 285। ये दो वैरायटी डेवलप की गई थी जो कैसी थी, प्रति शुगर के मोज़ेक के प्रति। और ये किसके किसके बीच में क्रॉस कराया गया था, सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम स्पॉन्टेनियम के बीच का क्रॉस था। तो इसी के बाद क्या हुआ, जब टीएस वेंकट रमन ने क्या देखा कि अगर इस तरीके से क्रॉसेस पॉसिबल हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद 1914 के बाद लगभग 1980 तक ऑफिसिनेरम और सैकरम स्पॉन्टेनियम के मतलब पहले फिर 3 अलग अलग पेरेंट किए। कौन कौन, सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम बारबेरी और सैकरम स्पॉन्टेनियम। इन तीनों के मदद से अलग अलग क्रॉसेस बनाए और क्रॉसेस बनाने के बाद जो वैरायटीज डेवलप की, वो वैरायटी कौन सी थी, CO 244, CO 244। यही CO 244 ये कैसी थी, ये रेजिस्टेंस थी, हाई यील्डिंग थी और हाई शुगर कंटेंट था। ये CO 244 कैसा था, हाई यील्डिंग थी, साथ ही साथ इसके अंदर रेजिस्टेंस था और हाई शुगर कंटेंट था। और सबसे मेन चीज क्या था इसके अंदर कि ये नॉर्थ इंडिया कंडीशन के लिए सूटेबल थी। ये नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए सूटेबल थी। ठीक है, इसी को कहते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। समझ में आया नोबलाइजेशन क्या था। नोबलाइजेशन में क्या किया गया था, 3 पेरेंट लिए गए थे, सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम बारबेरी और सैकरम स्पॉन्टेनियम। इन तीनों के बीच में अलग अलग डिफरेंट क्रॉसेस बनाए गए थे और एक वैरायटी डेवलप की गई CO 244। और ये CO 244 कैसी वैरायटी थी, हाई यील्डिंग थी, हाई शुगर कंटेंट था, नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए सूटेबल था और रेजिस्टेंट टू डिफरेंट डिजीजेस था। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। साइंटिस्ट कौन कौन थे, TS वेंकट रमन और CA बार्बर। समझ में आया नोबलाइजेशन।
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसेस बनाए गए थे। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना।